Yeah, today what I have today, I have 25 MCQ ऑन मैकबेथ। मैंने देखा था शेक्सपियर, क्योंकि इसके बाद हमें जो सेशन लेना है वो शेक्सपियर को कवर करना है। शेक्सपियर पे 25 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ जो एलटी और टीजीटी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर की समरी मैं यूट्यूब चैनल पे लाइव आकर के आपसे शेयर करूंगा, और एक मैंने शेक्सपियर से रिलेटेड जितने वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर है उसका एक मैंने लिंक मैंने आपको शेयर किया। आप एक एक वीडियोस देख सकते हैं, उसमें शेक्सपियर के मैकबेथ से रिलेटेड समरी भी आपको एक जगह मिलेगा और तमाम एमसीक्यू भी मिलेगा। आज हम 25 एमसीक्यू फिर से लेकर के आ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें आप एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी पाएंगे, करेक्ट आंसर भी पाएंगे। तो फर्स्ट लेट मी शेयर दैट that file. If it's visible, let me know. I think it's visible. Is it visible? Okay. So you see here, what you see here कि there are 25 MCQ और ए TGT और LT। TGT मैंने वर्ड इसलिए जोड़ा कि शेक्सपियर TGT में भी है, PGT में भी है, LT में भी है, और शेक्सपियर का मैकबेथ हर जगह है, LT में भी है, GIC में भी आपको मिलेगा। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव 25 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन द ओपनिंग सीन, जो ओपनिंग सीन होता है, हमें पता है कि जो शेक्सपियर का प्लेस है वो कई सीन में डिवाइडेड होता है। तो मैकबेथ में ओपनिंग सीन है जिसमें थ्री विचेस का एंट्री दिखाया गया है। उसमें एक क्वेश्चन बना हुआ है कि इन द ओपनिंग सीन द थ्री विचेस, जो थ्री विचेस है, प्लान टू मीट, वे प्लान बनाती है कि उन्हें दोबारा मिलना है। उन्हें दोबारा मिलना, कहाँ मिलना? अगेन व्हेन द बैटल लॉस्ट एंड वन, या जब कोई बैटल हार जाएगा या जब कोई बैटल जीत जाएगा। ये उनका स्टेटमेंट होता है कि जब बैटल का कोई निर्णय आएगा, जो युद्ध हो रहा है, आपको पता है कि किंग डंकन पर कुछ उनके ही लोगों ने या विद्रोहियों ने अटैक कर लिया है, तो उस अटैक को या उस विद्रोह को दबाने के लिए किंग डंकन सेंस अपने मिनिस्टर्स को या कोर्टियर्स को भेजते हैं, जिसमें मैकबेथ को उन्होंने भेजा है, मैकबेथ के अलावा बैंको को भेजा हुआ है। तो उसी वार का जिक्र किया जाता है, उसी बैटल का जिक्र किया गया है। तो ये कहा गया कि जब बैटल लॉस्ट हो जाएगा या बैटल वन हो जाएगा, तो वो कहते हैं हमारी मुलाकात कहाँ पे होगी। दिस पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट प्राइमरली सजेस्ट दैट, ये जो पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है ये किस चीज को सजेस्ट करता है? द बैटल्स आउटकम इज अनसर्टेन, जो बैटल का आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो अनसर्टेन है। द सेम इवेंट हैज डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, वो जो इवेंट है या वो जो घटना है उसका डिफरेंट मीनिंग और डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट पीपल के लिए है। द विचेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम, किंग डंकन विल बी डिफीटेड। नो, इसमें जितना भी दिया गया बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। द सेम इवेंट, जिस घटना का जिक्र किया गया है इसका डिफरेंट मीनिंग है और डिफरेंट पीपल के लिए। तो सेम इवेंट हैज डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल। एक्सप्लेनेशन में क्या है? द पैराडॉक्स, जो पैराडॉक्स है, इस्टेब्लिशेस अ सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले, जिसमें अपीयरेंस और रियलिटी, देखने में कुछ और है, रियलिटी में कुछ और है। द बैटल विल बी लॉस्ट फॉर वन साइड, एक तरफ तो कोई ना कोई युद्ध को जीतेगा, हो सकता है कि द रिबेल्स युद्ध को जीते, एंड फॉर वन द अदर मैकबेथ एंड डंकन फोर्सेस, या हो सकता है कि मैकबेथ के जो सिपा सालार हैं, किंग डंकन के जो सिपा सालार मैकबेथ है वो युद्ध को जीते, और युद्ध को लॉस्ट कौन करेगा? युद्ध को लॉस्ट रिबेल्स करेंगे, विद्रोही करेंगे। तो यही पैराडॉक्स है, यही रियलिटी है। लेकिन क्लियरली ये बात नहीं कही गई है। क्या बात कही गई है? या तो युद्ध कोई जीतेगा या तो युद्ध कोई हारेगा, युद्ध का डिसीजन तो होगा ही होगा, बट हु विल विन इट्स नॉट सर्टेन, हु विल लूज द बैटल फील्ड
या who will lose the battle, it's not certain. So it's what is the paradoxical situation. ये जो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है इसको लेकर के थ्री विचेस कहती हैं कि जब बैटल या तो लॉस्ट हो जाएगा या वन हो जाएगा तो उसके बाद हमारी मुलाकात कहां पर होगी। इस पैराडॉक्सिकल सिचुएशन को लेकर के यहाँ पे बात कही गई है। इट फोरशैडोज दैट मैकबेथ विक्ट्री, हो सकता है कि मैकबेथ को विजय प्राप्त हो, विल अल्टीमेटली लीड टू हिज ओन डिस्ट्रक्शन। ये भी शायद हो सकता है कि या ये भी कहता है कि या उस डिस्ट्रक्शन को भी प्रतीक हो सकता है कि अभी मैकबेथ को विजय प्राप्त होगी, मैकबेथ आगे बढ़ेगा, उसके अंदर एम्बिशन का जन्म होगा, वो किंग डंकन को मारेगा, उसके बाद राजगद्दी संभालेगा, फिर उसका खुद का लॉस होगा, जो है इस तरह का भी हो सकता है पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट टाइटल इज मैकबेथ गिवन, मैकबेथ को क्या टाइटल दिया जाता है आफ्टर हिज विक्ट्री इन बैटल, जब वह जो है युद्ध को जीत जाते हैं, एज रिपोर्टेड बाय रॉस, जो रॉस के द्वारा रिपोर्ट। ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि रॉस को ही भेजा गया था। जब मैकबेथ युद्ध को जीत जाता है तो मैकबेथ और बैंको के वेलकम के लिए रॉस सेना की एक टुकड़ी लेकर के जाते हैं, एंड इन द मिड ऑफ द वे ही वेलकम्स मैकबेथ, और बैंको को, मैकबेथ को एक विशेष टाइटल से नवाजते हैं। तो वही क्वेश्चन किया गया कि मैकबेथ को कौन सा टाइटल दिया गया था, द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, द देन ऑफ कॉर्डर, द देन ऑफ ग्लेमिस। द थेन ऑफ कॉर्डर, उनको जो टाइटल दिया गया था युद्ध के जीतने के बाद जो है किंग डंकन ने अपने सिपा सालार रॉस को सेना की एक टुकड़ी लेके भेजा, एंड जस्ट सेंट दैट की वेलकम दैट मैन, दैट नोबल मैन, दैट हीरो हु वन द बैटलफील्ड विद द टाइटल द थेन ऑफ कॉर्डर। थेन ऑफ कॉर्डर्स की टाइटल उनको नवाजा गया था। This is the first part of the witch's prophecy to come true. Macbeth is named Thane of Cawdor, उनको Thane of Cawdor, for his bravery, while the previous Thane is executed for treason. This fulfillment makes him believe the rest of the prophecy becoming king. और इसके बाद उनका एम्बिशन जगता है, उनको ये लगता है कि थेन ऑफ कॉर्डर, फिर एक और टाइटल मिलेगा थेन ऑफ ग्लेमिस, फिर उनका एक एम्बिशन जगेगा कि आई हैव टू बी द किंग ऑफ इंग्लैंड, हमें इंग्लैंड का राजा होना चाहिए। और ये तीनों टाइटल जो है केवल किंग्स के माध्यम से नहीं, थ्री विचेस भी ये रिपोर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आफ्टर रीडिंग हर हस्बैंड्स लेटर, अपने पति का लेटर पढ़ने के बाद लेडी मैकबेथ फियर्स, लेडी मैकबेथ को डर लगता है, लेडी मैकबेथ फियर्स ही इज, लेडी मैकबेथ को डर लगता है किस चीज का, कि उनके जो हस्बैंड मैकबेथ हैं टू वीक एंड काइंड टू सीज द क्राउन अनजस्टली, कि उनके हस्बैंड मैकबेथ बहुत कमजोर हैं और शायद वो जो है क्राउन को, सिंहासन पर जो है सिंहासन, जो एक एम्बिशन है कि हमें राजा बनना, कहीं ये एम्बिशन उनका कम ना हो जाए। प्लानिंग टू मर्डर हर टू बिकम किंग, ऑलरेडी प्लॉटिंग विद बैंको अगेंस्ट डंकन, टू सुपरस्टिशियस टू बिलीव द विचेस। ये इज द राइट आंसर। उसमें ये दिखाया जाता है कि जब मैकबेथ लेटर लिखते हैं लेडी मैकबेथ को, एंड मैकबेथ टेल्स टू लेडी मैकबेथ अबाउट द थ्री विचेस, और मैकबेथ लेडी मैकबेथ को बताते हैं, किसके बारे में बताते हैं, थ्री विचेस के प्रोफेसी को लेकर के बात करते हैं। तब वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो कौन सा पॉइंट आता है, लेडी मैकबेथ एक कहती है या सोचती है कि जो मेरे हस्बैंड मैकबेथ हैं वो बहुत कमजोर हैं, और जो ये हमारी इच्छा या एम्बिशन है टू बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, शायद यह पूरा ना हो पाए, बिकॉज ही इज टू वीक एंड काइंड टू सीज द क्राउन अनजस्टली, बी द राइट आंसर। Then you find question number 4 है, किंग डंकन्स रिमार्क अबाउट द फार्मर थेन ऑफ कार्डर, जो किंग डंकन का रिमार्क का स्टेटमेंट है फार्मर थेन ऑफ कार्डर को लेकर के, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस, कोई भी ऐसी कला नहीं है जो इंसान के दिमाग को पढ़ सके, देयर इज नो आर्ट to find the mind's construction in the face is an example of tragic irony, comic relief, pathetic fallacy, सारी लिखिए। It's an example of tragic irony because क्यों, appearance कुछ और है, रियलिटी में कुछ और है, वो पैराडॉक्स का तो होता ही है, लेकिन आयरनी के लिए कहा जाता है कि आयरनी इज अ लिटरेरी डिवाइस
It has two meanings, meaning on surface and meaning under surface. Meaning under surface is more important than meaning on surface. इसके लिए कहा जाता है कि इसमें दो चीजें होती हैं, एक मीनिंग ऑन सरफेस होता है और एक मीनिंग अंडर सरफेस होता है. Meaning under surface is more important than meaning on surface. So you see what you see here, tragic irony. This is a classic example. दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल. यह एक क्लासिक एग्जाम्पल है किसका, ड्रामेटिक आयरनी का. Duncan states that one cannot tell a person's treachery by looking at their face. The audience knows that very man he is praising and trusting. Macbeth, who is present, is already harboring traitorous thoughts of murdering him. It's a very significant point. So you see what you see, tragic irony. The dagger Sally likhi is this dagger which I see before him. It's a very important point. Dagger Sally likhi भी है, dagger scene भी है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि मैकबेथ के हाथ में एक खंजर है और उस खंजर से रक्त की कुछ बूंदें गिर रही हैं. तो ये एक क्या दिखाया गया है, ये मैकबेथ के प्लानिंग को इंडिकेट करता है. मैकबेथ हैज मेड द प्लान टू मर्डर किंग डंकन. तो मर्डर करने से पहले एक इमेज उसके दिमाग में चलता है, उसका साली लिखी व्हाट इज हैपनिंग इन द माइंड ऑफ मैकबेथ, उसको वहां पे दिखाया गया कि जो डैगर साली लिखी है, इज दिस अ डैगर व्हिच आई सी बिफोर मी occurs just before Macbeth goes to murder Banquo, Macduff's family, किंग डंकन. किसका मर्डर करने के लिए जाता है, किंग डंकन का मर्डर करने के लिए. So Macbeth murders King Duncan, but before murdering King Duncan, you see what? You see a dagger and some drops of the blood. या spot of the blood you see where on dagger. तो एक dagger scene है या इस सालिलिकी ऐसा उसको नजर आता है. द फेमस सालिलिकी ये किसमें होता है, एक्ट 2 में है, सीन फर्स्ट में. ये भी बहुत जरूरी है जानना. जो डैगर सीन है एक्ट 2 सीन फर्स्ट में shows Macbeth's intense psychological turmoil and descent into madness as he hallucinates a bloody dagger leading him toward Duncan's chamber. Question number 6 है, Who says will all great Neptune's ocean wash this blood clean from my hand? कौन इस बात को कहता है कि अगर नेपच्यून कौन है, समुद्र के देवता है, वो कहता है कि अगर समुद्र के सारे पानी को नेपच्यून ला करके उड़ेल दे या मुझे दे दे तो मेरे हाथों पे जो ब्लड की बूंदें हैं ये साफ होने वाली नहीं है. ये क्या है, ये साइकोलॉजिकल सिचुएशन दिखाता है कि मैकबेथ मर्डर्ड एन इनोसेंट किंग, एक इनोसेंट किंग का मर्डर किया और उस किंग का जिसने सब कुछ उसको दिया. और मैकबेथ की प्रोग्रेस में अल्टीमेट कंट्रीब्यूशन इज द क्रेडिट गोज टू हुम, द क्रेडिट गोज टू किंग. तो वो कहता है कि मैंने ऐसे इनोसेंट किंग का मर्डर किया और अगर नेपच्यून जो समुद्री देवता है, अगर उसके द्वारा पूरे समुद्र का जल भी जो है मेरे हाथों पे उड़ेल दिया जाए तो ये कहीं से भी क्लीन होने वाला नहीं है. ये बात कौन कहता है, लेडी मैकबेथ. मैकबेथ द पोर्टर, बी इज द राइट आंसर. मैकबेथ कहता है. ऐसा ही सेम स्टेटमेंट वाज गिवन बाय लेडी मैकबेथ. जब आप देखते हैं कि वो कहती है शी सेज ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ओ ओ ओ. तो वहां पर भी एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन वी फाइंड, वी सी. So you see what here you see कि Macbeth says this immediately after murdering Duncan, symbolizing his overwhelming guilt. He feels that the blood stain of his crime is so great that not even the ocean can cleanse him. वो कहता समुद्र का पानी भी हमारे हाथों में जो ब्लड लगा हुआ इसे साफ नहीं कर सकता है. Question number 7 है, Lady Macbeth's response to this, a little water clears us ऑफ दिस डीड. इसके बाद जो है लेडी मैकबेथ चूंकि अभी क्या है, मेंटली सिक नहीं है, शी इज नॉट एन इन एबनॉर्मल कंडीशन और एबनॉर्मल सिचुएशन. वो अपने हस्बैंड को समझाती है कि तुम समुद्र की पूरे समुद्र के पानी की बात कर रहे हो, केवल कुछ वाटर की बूंदे ही इस दाग को, इस खून के धब्बे को धो देगी. इसीलिए देखिए ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ दिस डीड. This contrast highlights her practical nature, her deeper guilt, her
misunderstanding of the crime, her the difference in their levels of guilt and remorse at this point. ये इंडिकेट करता है कि लेडी मैकबेथ को कोई भी असर नहीं है कि उसने कोई पाप किया, एक इनोसेंट किंग का मर्डर किया। हस्बैंड को पश्चाताप हो रहा है, हस्बैंड को ये लग रहा है कि मैंने जो मर्डर किया उस ब्लड की बूंदे जो है मेरे अपने हाथों पर दिखाई पड़े। सम स्पॉट्स ऑफ द ब्लड इज क्लियरली विजिबल on my hands. But on the other side you see Lady Macbeth को no remorse, no repent, बल्कि वह confidently वह क्या करती है, he just gives advice to whom? She gives advice to Macbeth कि आप कह रहे हैं समुद्र के सारे पानी, no not at all, केवल कुछ वाटर की बूंदे ही इस धब्बे को, खून के इस धब्बे को धो देंगी। Now you see what? Now you see कि क्वेश्चन नंबर 8 है, आफ्टर डंकन्स मर्डर, डंकन के मर्डर के बाद द ओल्ड मैन एंड रॉस, जो ओल्ड मैन और जो रॉस हैं, डिस्कस द स्ट्रेंज एंड अननेचुरल इवेंट्स ऑफ द हाइट इंक्लूडिंग डंकन्स हॉर्सेस, नॉट हाइट बट नाइट इंक्लूडिंग डंकन्स हॉर्सेस ईटिंग ईच अदर। द टेक्निक इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स अ पैथेटिक फैलेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी इज द राइट आंसर। मैं फिर से क्वेश्चन को पढ़ूंगा। डंकन के मर्डर के बाद दो कैरेक्टर को दिखाया गया। हु वाज डंकन? एन इनोसेंट किंग ऑफ इंग्लैंड। जो डंकन है, इनोसेंट किंग ऑफ इंग्लैंड है, उनका मर्डर होता है। उनके मर्डर के बाद व्हाट हैपेंस, दो कैरेक्टर, एक ओल्ड मैन और एक रॉस है, वे आपस में डिस्कस करते हैं। क्या? उनको कुछ स्ट्रैंड पिक्चर्स नजर आता है और कुछ अस्वाभाविक घटनाएं घटित होती हुई नजर आती हैं रात में, जिसमें वे देखते हैं कि डंकन के जो हार्स हैं, जो घोड़े हैं, वे एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। और इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? इस टेक्निक को पैथेटिक फैलेसी कहा जाता है। एंड व्हाट इज पैथेटिक फैलेसी? पैथेटिक फैलेसी में ये होता है कि जो भी चीजें हम देखते हैं, जो भी चीजें इंसान देखता है, उस चीज को नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में परिवर्तित कर देता है। अपने दुख को, अपने गम को, अपनी चीजों को हमेशा किसमें? नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में, या प्रकृति के द्वारा बनाए गए जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो उसमें, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, ही ट्रांसफर्स दीज थिंग्स। तो जब आप अपनी चीजों को नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में या वैसा ही नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में देखते हैं, देन दिस टेक्निक इज नोन एज पैथेटिक फैलेसी। याद होगा डब्ल्यू के विंसेंट एंड मोनरोसी बर्सली का एक कॉन्सेप्ट है। पैथेटिक फैलेसी इज व्हेन द नेचुरल वर्ल्ड, जो नेचुरल वर्ल्ड है, रिफ्लेक्ट द इवेंट्स, वह उसी तरह की घटना का जिक्र करता है और इमोशंस का जिक्र करता है ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड, मानव दुनिया का। द अननेचुरल बिहेवियर ऑफ द एनिमल मिरर्स द अननेचुरल एक्ट ऑफ रेजिसाइड। रेजिसाइड, इसमें किसका हत्या किया गया था? राजा की हत्या। राजा की हत्या के लिए कौन सा वर्ड आएगा? रेजिसाइड किया जाएगा। तो जो रेजिसाइड है, जो किंग डंकन की हत्या हुई, कुछ ऐसी ही हत्याओं का जिक्र या डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट कहां पे होता है? नेचुरल वर्ल्ड में होता है। रेजिसाइड दैट हैज डिसरप्टेड द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, द मर्डर ऑफ बैंको इज प्लान्ड बाय मैकबेथ प्राइमरली बिकॉज। जो बैंको है, जो एक बड़ा सिपा सालार था, वन ऑफ द, you can say कि the brave, one of the bravest courtiers or ministers of King Duncan, जो कि मैकबेथ के साथ participated in the battlefield, defeated the enemy and cut the throat of the enemies brutally, उसका भी हत्या का प्लान बनाता है। कौन बनाता है? बैंको बनाता है। क्योंकि बैंको के मर्डर का प्लान मैकबेथ बनाता है। क्यों? क्योंकि मैकबेथ को ये लगता है कि मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा कौन है? बैंको है। Therefore what he does, he says कि ठीक है, राजा का मैंने हत्या कर दी, लेकिन अगर कोई मेरी योजना के बारे में किसी को डाउट होगा तो कौन है? बैंको है। बैंको ही मुझे चैलेंज करेगा, इसलिए मुझे दूसरा मर्डर किसका करना चाहिए? बैंको का करना चाहिए। तो किंग डंकन का मर्डर करने के बाद मैकबेथ मेक्स प्लान टू whom to remove away a great courtier of इनोसेंट किंग डंकन, और उसका नाम क्या है? बैंको। जो उसका क्यों मर्डर का प्लान बनाता है? ऑप्शन ए, बैंको हैड इंसल्टेड हिम पब्लिकली, द विचेस प्रोफेसाइड दैट बैंको's descendants would be kings,
Banquo was a direct threat to the throne. Lady Macbeth ordered it. No, B is the right answer. क्योंकि जब थ्री विचेस ने प्रोफेसी किया था तो उसमें प्रोफेसी में एक पॉइंट था, उस प्रोफेसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। वह कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था? वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो किंग डंकन है वो तो ठीक है, मर गए, मारे गए, उनके बाद मैकबेथ राजा बन गया, लेकिन उसमें बताया गया था कि बैंकों की आने वाली जनरेशन या पीढ़ी राजा बनेगी। तो मैकबेथ को ये लगता है कि अगर मुझे कोई रिप्लेस करेगा या तो बैंकों करेगा या तो बैंकों की संतानें करेंगी। अगर हम बैंकों को ही हटा देंगे, उसके साथ उसके बेटे फिलियांस को मैं मार दूंगा, तो नो वन विल बी हियर टू चैलेंज मी और टू रिप्लेस मी। तो जो थ्रोन है मेरा सेफ हो जाएगा। अपनी सेफ्टी के लिए उसने अपने बोजम फ्रेंड का क्या किया? मर्डर किया। So you see here what you see here some significant point जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि विचेस ने क्या किया था? द विचेस प्रोफेसाइज दैट बैंकोस डिसेंडेंट, जो बैंकों का राजवंश है या जो उसके उत्तराधिकारी हैं, वुड बी किंग्स, वही राजा बनेंगे। Macbeth feels he has committed the murder of Duncan only to make the seats of Banquo king. It's a very significant statement. The seats of Banquo king. उसको ऐसा लगता है मैकबेथ को कि मैंने तो किंग डंकन का हत्या कर दी। किंग डंकन वाज एन इनोसेंट किंग, ठीक है, और रास्ते से हट गए, मुझे सिंहासन मिल गया, लेकिन आ, अगर मैंने उनकी हत्या की तो राज सत्ता मेरे हाथ में होना चाहिए था। बट ही थिंक्स दैट कि आई विल बी चैलेंज, माय थ्रोन विल बी चैलेंज, माय पावर विल बी चैलेंज बाय whom? By Banquo and his descendant. Therefore he decides to remove away whom? To remove away Banquo and his son from the way. तो उसका जो एम्बिशन वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हिज एम्बिशन इज नाउ कपल्ड विद अ डीप सीटेड पैरानोइया लीडिंग हिम टू किल हिज वन क्लोज फ्रेंड टू सिक्योर हिज ओन लीनिएज। अपनी राजसत्ता सुरक्षित करने के लिए उसने मारा उसको। नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर 10। ड्यूरिंग द बैंकेट, अगर याद होगा बैंकेट सीन, आपको याद होगा कि बैंकेट सीन का मैकबेथ में होता है जब किंग डंकन की हत्या के बाद मैकबेथ राजा बनता है तो सारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स को वो बुलाता है, और वो बैंकेट सीन एक पॉलिटिकल पर्पज से होता है कि जो बैंकेट में नहीं शामिल होगा इसका मतलब वो मेरे खिलाफ है। तो ड्यूरिंग द बैंकेट, जो बैंकेट था या जो ड्यूरिंग द बैंकेट जो जो दावत दी गई थी किसके द्वारा? मैकबेथ के द्वारा। उसमें क्या होता है? सीज द गोस्ट, उसमें एक गोस्ट नजर आता है। यू सी कि सीज द गोस्ट, वह एक गोस्ट को देखता है, और एक गोस्ट किसका रहता है? बैंकों का होता है। हु इज विजिबल ओनली टू हिम, जो केवल उसी को नजर आता है। दिस सिग्निफाई, व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? द सुपर नेचुरल पावर ऑफ द विचेस, अ कलेक्टिव हेलुसिनेशन ऑफ द गेस्ट, the manifestation of Macbeth's guilt and crumbling sanity. The Banquo has returned from the dead. Answer C is the right answer. The manifestation of Macbeth's guilt and crumbling sanity. No ghost at all. वहां पे कोई गोस्ट नहीं रहता, बल्कि मैकबेथ ने जो पाप किया था वो पाप उसके दिमाग में चल रहा था, वो एक विचार उसके दिमाग में चल रहा है, और उसी विचार की वजह से वो अपने मन में सोचता है और उसको लगता है कि देयर इज द अपीयरेंस या देयर इज द नॉट अपीयरेंस बट देयर इज द एपार्शन, देयर इज द एपार्शन, प्रेत या छाया किसका है? जो है बैंको का है। एंड दैट हैज टेकन हिज सीट, जिसने उसकी सीट को ले लिया है। तो इट्स व्हाट, इट्स ओनली द मैनिफेस्टेशन, या केवल मैनिफेस्टेशन है, एक क्लियर रूप से नजर आता है मैकबेथ का गिल्ट और क्रम्बलिंग सैनिटी। द मैनिफेस्टेशन ऑफ मैकबेथ गिल्ट एंड क्रम्बलिंग सैनिटी, द गोस्ट इज अ पावरफुल थिएट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैकबेथ torture consign, his hysterical reaction in front of his countries, not countries but courtiers. Courtiers publicly exposes his guilt and makes the beginning of his isolation. Question number 11 है the three apparitions shown to Macbeth by the witches do not include. जो थ्री एपार्शन दिखाया जाता है मैकबेथ को जो है बाय द विचेस, विचेस के द्वारा, डू नॉट इंक्लूड, उसमें किसको शामिल नहीं किया गया है?
a floating armed head, a bloody child, a crowned child with a tree, a line of 8 kings. A floating armed head, a bloody child, a crowned child with a tree, a line of 8 kings. A line of 8 kings को शामिल नहीं किया गया था। जो 3 पार्शन नजर आता है उसमें एक आर्म्ड हेड है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, एक आर्म्ड हेड है जो कि कहता है बिवेयर ऑफ मैकडेफ, आपको मैकडेफ से सावधान रहना, क्योंकि लास्ट में मैकडेफ ही मैकबेथ का मर्डर करेगा। दूसरा जो इमेज है वो क्या है, नॉट इमेज, ये पार्शन, छाया, प्रेत या छाया। ब्लडी चाइल्ड है जो कहता है नन ऑफ वुमन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ। तीसरा क्या है, क्राउंड चाइल्ड विद अ ट्री, मैकबेथ शैल नेवर वैंकिस्ड बी अंटिल ग्रेट बर्नम वुड। द लाइन ऑफ 8 किंग इज अ सेपरेट विजन शोन आफ्टरवर्ड्स। सो यू सी हियर कि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है जहां पे ये सब चीजों को दिखाया गया है। नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर 12 है द थर्ड एपार्शंस प्रोफेसी। जो तीसरा एपार्शन प्रोफेसी है उसका क्या मतलब है, क्या कहता है, मैकबेथ शैल नेवर वैंकिस्ड, मैकबेथ तब तक पराजित नहीं होगा जब तक कि ग्रेट बर्नम वुड खुद जो है पहाड़ियों से चल करके उसके पास नहीं आएगा। यही तो प्रोफेसी हुआ था। तो जो ग्रेट बर्नम वुड है वो कहाँ चल के आता, कुछ नहीं आता, जो बल्कि मैकबेथ के दुश्मन हैं जब मैकबेथ पर अटैक करते हैं तो बर्नम वुड की झाड़ियों, बर्नम वुड के कुछ पार्ट को काट करके उसको अपने आगे आगे लेके चलते हैं ताकि कोई उनको पहचान ना सके किस तरह से। तो बर्नम वुड नहीं आता बल्कि सेना जो है बर्नम वुड के कुछ पार्ट को लेकर के आती है और वही वो प्रोफेसी होती है। तो इसका क्या मतलब, ही नोज द विचेस आर लाइंग, वो जानता है कि विचेस झूठ बोल रहे हैं। ही बिलीव्स फॉरेस्ट कैन नॉट मूव, वह विश्वास करता है कि फॉरेस्ट मूव नहीं कर सकता है। ये तो बात सच है, फॉरेस्ट कैसे मूव करेगा, पेड़ पौधे कैसे मूव करेंगे, it will not move. But what happened that soldier cuts some branches of the barnamwood and put it before them. उसको अपने से आगे रखते हैं केवल अपने आप को, टू हाइड बिहाइंड दीज ब्रांचेस जो है। तो उसमें वो लगता है कि अरे बर्नमवुड तो खुद चल के आ रहा है। Macbeth interprets this prophecy literally, believing it to be impossible event. This given him a false sense of security, who is tragic flaw, misinterpreting the witches' ambiguous prophecies. Question number 13. The murder of Lady Macbeth and her children is significant. जो मर्डर किया गया लेडी मैकडफ का और उसके चिल्ड्रन का वो क्यों महत्वपूर्ण है? Shows Macbeth's increasing brutality and moral decay was committed by Lady Macbeth, fulfills the third witch's prophecy, turns the Scottish nobles against Macduff. It's a very important point. Shows Macbeth increasing. ये is the right answer. अगर आप देखिएगा मैकडफ ने अभी कोई भी उसके खिलाफ नहीं, मैकडफ केवल बैंक जो उसने जो है बैंकेट दिया था, राजशाही दावत दिया था, उसमें शामिल नहीं हुआ था। ये दोस्त किसका था, एक दोस्त जो है आपका मैकडफ का रहा है। लेकिन उसने क्या किया, मैकडफ को जब नहीं पाया तो उसके बीवी और बच्चों का हत्या करवा दिया। तो उसमें बताता है कि एक ये हत्या क्या इंडिकेट करता है, मैकबेथ का ब्रूटैलिटी को इंडिकेट करता है, इंक्रीजिंग ब्रूटैलिटी, वो कितना निर्दयी हो गया है। और उसके अंदर मोरल डिके होता है, नैतिक पतन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लेडी मैकबेथ आउट डैम्नेड स्पॉट सालिलिकी रिवील। जो लेडी मैकबेथ का ये सालिलिकी है आउट डैम्नेड, ये क्या स्पॉट करता, क्या चीज का इशारा करता है? प्लान टू किल मैलकॉम, overwhelming and now visible guilt, desire to confess to the crimes, hatred for her husband. B is the right answer. Overwhelming and now visible guilt. आउट डैम्नेड स्पॉट, अभी तक जो स्पॉट मैकबेथ के हाथ पे लगा था, कहता था कि खून के धब्बे अगर जो समुद्री देवता नेपच्यून है समुद्र के पूरे पानी को मुझे दे दें और मैं अपने हैंड को वॉश करूं तो ये स्पॉट जाने वाले नहीं है। तब लेडी मैकबेथ क्या कहती आप समुद्र के पानी की बात करते हैं, दैट इज अनदर थिंग। ये तो केवल जो है कुछ पानी की बूंदे डालने से जो है क्या होगा, धुल जाएगा। तो मैकबेथ को अपने किए गुनाह पे पछतावा हो रहा है, रिमोर्स, रिपेंट हो रहा है।
लेकिन अब वही सेम चीज, द सेम साइकोलॉजी यू फाइंड इन लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ भी कहती है मेरे हाथों पे भी खून के कुछ धब्बे लगे, आउट डैमनेट, उसको कहती है डैमनेट, तुम मतलब उसको छुड़ाने की कोशिश करती है। तो सेम थिंग वी फाइंड हियर। अब उसको क्या हो रहा है, ओवरवेलमिंग और नाउ विजिबल गिल्ट, अब उसको अपना गिल्ट नजर आ रहा है। दिस सीन इज द कल्मिनेशन ऑफ हर सप्रेस्ड गिल्ट। अभी तक जो उसने अपने गिल्ट को दबाया हुआ था, अब क्लियरली नजर आता है। व्हाइल शी अर्लियर क्लेम्ड अ लिटिल वाटर क्लियर, जबकि पहले उसने कहा था थोड़े से पानी से ही ये सब के सब धब्बे, जो खून के धब्बे ये सब खत्म हो जाएंगे। शी नाउ hallucinates द स्मेल एंड साइट ऑफ Duncan's blood on her hand, symbolizing a conscience that cannot be cleaned. क्वेश्चन नंबर 15 है, शी शुड हैव डाइड हियर आफ्टर, वह जो है मर जाती है, या वह मर गई इसके बाद। दिस लाइन बिगिंस मैकबेथ फेमस soliloquy, यह जो लाइन है शुरू होती मैकबेथ के फेमस soliloquy से, अपॉन हियरिंग ऑफ हिज वाइफ से डेथ, जब वो अपनी पत्नी की मौत की खबर सुनता है। डू यू रिमेम्बर एक्ट 5, डॉक्टर को जब वो करता है, तो व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस स्पीच? हिज डीप लव फॉर हर, the futility and the meaninglessness of life, his plan for revenge, the power of fate. B is the right answer. वो कहता है जो जीवन है ये फ्यूटाइल है, और जो जीवन है ये मीनिंगलेस है, किसी काम का नहीं है। The futility and meaninglessness of life. This soliloquy, tomorrow and tomorrow and tomorrow, is one of the most famous in our literature. It reflects Macbeth's profound nihilism and despair. Nihilism is a very significant word. मॉडर्न एज के मूवमेंट में बड़ा मूवमेंट माना जाता है। निहिलिज्म क्या है? जब आप अनकॉन्शियस लेवल पे या सब कॉन्शियस लेवल पे जाके महसूस करने लगे कि लाइफ बेकार है, all over the side in the world there is only destruction, brutality, murder, shrieking, bloodshed atmosphere, ghostly atmosphere, terrible situation, dropping of the bomb, fearful situation, such a situation when you start to feel, then that is known as nihilism, उसको हम जानते हैं। तो वहां पे वही उसने कहा, ही सीज लाइफ एज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, जीवन एक ऐसी कहानी है जो किसी मूर्ख ने गढ़ी हुई है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, जिसमें केवल शोर शराबा है, डर है, सिग्निफाइंग नथिंग, कोई महत्वपूर्ण चीज इसमें नहीं है। तो एक वहां पे बोलता ना एक्ट 5 में जब उसका वो बात आती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, द प्रोफेसी नन ऑफ वुमन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ। कोई भी ऐसा आदमी जो कि गर्भ से समय से पहले जन्म लिया है, वो क्या करेगा? मैकबेथ को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इज फुलफिल्ड व्हेन मैकडफ रिवील्स दैट, यह जो है बताता है, ये किसके द्वारा फुलफिल्ड होता है? मैकडफ के द्वारा। केवल वही कैरेक्टर है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नन ऑफ वुमन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ। ये कैरेक्टर कौन है? मैकडफ ही है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। Was born by Caesarean section is not actually a man is immune to witchcraft, was adopted, was born by Caesarean section। ये चीज ध्यान में रखना, इसका मतलब सही आंसर हुआ कि सीजेरियन सेक्शन से वो जो हुआ है, वक्त से पहले सीजेरियन सेक्शन के द्वारा। This is the sky loophole in the witch's prophecy. Macduff was from his mother's womb untimely reaped. जो मैकडफ था वो जो है समय से पहले उसका जन्म हुआ था, अनटाइमली रिप्ड हुआ था, मीनिंग ही वॉज नॉट बॉर्न इन द कन्वेंशनल सेंस। दिस शैटर्स मैकबेथ's फाइनल लेयर ऑफ फॉल्स सिक्योरिटी। अभी तक मैकबेथ सोच रहा था ऐसा कोई इंसान दुनिया में होगा ही नहीं जो समय से पहले जन्म लिया होगा, लेकिन सिजेरियन सेक्शन से पैदा होने वाला बच्चा कौन था? मैकडफ था। और 3 विचेस का जो प्रोफेसी होता है वो सही होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट। द मूवमेंट ऑफ बर्नम वुड, जो बताया गया कि बर्नम के जंगल खुद ही चल करके आएंगे, टू डंसीनेन इज एकम्प्लिस्ड, डंसीनेन के पास, ये किस चीज का प्रतीक है? द विचेस यूज्ड देयर मैजिक, a great storm uproots the streets, Malcolm's army uses tree branches as camouflage. Yes, C is the right answer. मैलकॉम कौन है? किंग डंकन का बेटा, जो कहां भाग गया था? इंग्लैंड, सॉरी इंग्लैंड भाग गया था।
डंकन तो स्कॉटलैंड के राजा। तो होता क्या है कि मैकडफ उनको बुलाता है और पूरी सेना की वो ट्रूप टुकड़ी लेकर आते हैं और बर्नामूड से कुछ शाखाओं को काटते हैं, उसके पीछे अपनी सेना को छुपा देते हैं। तो ऐसा लगता है कि बर्नामूड खुद ही चल के आ रहा है। Malcolm's army uses tree branches as camouflage. Malcolm orders his soldiers to hew down a buff and bear it before him to disguise their numbers, ताकि एग्जैक्ट संख्या ना पता चल सके कि हमारी कितने सैनिक हैं, उनकी संख्या क्या है, या हमारी शक्ति का अंदाजा ना पता चल सके दुश्मन को। इसलिए आप अपने आप को कहाँ छुपा दीजिए, बर्नामूड के पीछे ब्रांचेस को काट करके जो है। दिस फुलफिल द विचेस प्रोफेसी, इस तरह से विचेस की भी भविष्यवाणी सही होती है। इन अ वे मैकबेथ डिड नॉट फोरसी, और मैकबेथ देख नहीं पाता, अगेन हाईलाइटिंग इज ट्रेजिक मिसरीडिंग ऑफ देयर वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु अल्टीमेटली किंग्स मैकबेथ, कौन मारता है मैकबेथ को? मैकबेथ मारता है, क्यों? क्योंकि थ्री विचेस ने कहा था आपकी हत्या वही करेगा। नन ऑफ वुमन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ, और एक कौन सा सिजेरियन सेक्शन से पैदा होने वाला मैकबेथ था। मैकबेथ सीकिंग रिवेंज फॉर द स्लॉटर्स ऑफ हिज फैमिली, और उसने मैकबेथ ने पहले ही मैकबेथ की बीवी बच्चों का कत्ल करा दिया, तो बदले की आग में जल रहा था। तमाम चीजें हमने देखा ही है इसमें जब इसका समरी पढ़ा जाता है। इज द ओनली वन हु कैन किल मैकबेथ एज ही वाज नॉट ऑफ वुमन बॉर्न, बल्कि सिजेरियन सेक्शन। और वो क्या करता है, ही बीहेड्स मैकबेथ, मैकबेथ का धड़ सर जो है धड़ से अलग कर देता है। नाउ यू सी व्हाट की नेक्स्ट क्वेश्चन यू फाइंड एट द एंड ऑफ द प्ले, हु इज प्रोक्लेम्ड द न्यू किंग ऑफ स्कॉटलैंड। कह रहे हैं कि जब जो है ये सब खत्म हो जाता है तो नया राजा किसे घोषित किया जाता है? डोनाल्बियन, फिलियांस, मैकडफ, मैलकॉम। किंग डंकन के बेटे मैलकॉम को घोषित किया जाता है। मैलकॉम डंकन एल्डेस्ट सन, जो बड़ा बेटा है, एंड द राइटफुल एयर, वही उसका सच्चा उत्तराधिकारी था। अज्यूम द थ्रोन, वही सिंहासन धारण करता है। दिस रिस्टोर्स द नेचुरल ऑर्डर दैट वाज डिसरप्टेड बाय मैकबेथ रिजिसाइड। द पोर्टर सीन, पोर्टर सीन याद होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टर सीन में दिखाया जाता है कि कैसे जो है मैकबेथ के किले के पास एक पोर्टर को खड़ा किया जाता है, पोर्टर दरबारी को खड़ा किया जाता है। वो सोचता है कि मैकबेथ का किला नहीं है, बल्कि मैं नर्क के द्वार पर खड़ा हूँ। अगर आपने समरी को पढ़ा होगा तो एक बार आप समरी जरूर पढ़ लीजिएगा, या मैंने समरी शेयर किया है, एक पूरा लिस्ट मैंने 25 या 26 लेक्चर है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो मैंने शेक्सपियर से रिलेटेड सब एक जगह शेयर कर दिया है। द पोर्टर सीन which occurs right after Duncan's murder primarily serves as a tragic soliloquy, comic relief, a romantic subplot। वो कॉमिक रिलीफ के पर्पज से आया हुआ है, कॉमिक रिलीफ। The porter's drunken rambling provides a moment of comic relief, temporarily breaking the intense tension for the audience. However, his speech about the Hell Gate also symbolically comments on the evil deed that has just taken. Question number 21 है, the dramatic purpose of the character Hecate. Hecate is very important. Hecate का क्या रोल है? तीनों जो चुड़ैले हैं उसकी सरदार का नाम क्या है? हिकेट है। तो क्या है? हेड मिस्ट्रेस ऑफ द थ्री विचेस। बगैर उसकी आज्ञा के ये तीनों चुड़ैलें कुछ नहीं कर सकती हैं। Provide a love interest for Macbeth, confirm that the witches are ultimately controlling Macbeth's fate, act as a messenger for Duncan, heal Lady Macbeth's illness. No, B is the right answer. ये कंफर्म करती हैं कि जो विचेस हैं आर अल्टीमेटली कंट्रोलिंग मैकबेथ फेट, वही मैकबेथ के भाग्य को डिसाइड कर रही हैं। हिकेट कौन है? हिकेट द गॉडेस ऑफ विचेस, तीनों जो विचक्राफ्ट है उसकी बड़ी देवी है। स्पोर्ट द विचेस, वो विचेस को, तीनों विचेस को जो है स्पोल करती है, फटकारती है। फॉर डीलिंग विद मैकबेथ, कि आपने कैसे मैकबेथ के साथ मीटिंग कर लिया विदाउट हर एंड डायरेक्ट देम, बगैर उसकी परमिशन के। क्रिएट ए पर्सन, तब वह ए पर्सन तैयार करती है और जो फॉल्स कॉन्फिडेंस मैकबेथ में जगाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच कैरेक्टर सर्व एज अ फाइल टू मैकबेथ। कौन सा कैरेक्टर है जो मैकबेथ के लिए फाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल कौन होता है? उसका प्रतिद्वंदी। इट्स अ लिटरेरी टर्म, कई लिटरेरी टर्म आपको मिला हुआ है। पैथेटिक फाइलेसी आपको याद रखना है, फाइल एक आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है। तो फाइल इज व्हाट? इट्स अ प्रतिद्वंदी। तो मैकबेथ का प्रतिद्वंदी कौन था? बैंक्वेथ है, ये सबको पता है।
Banquo is a classic file like Macbeth. He receives a promising prophecy from the witches. However, unlike Macbeth, he chooses not to act it maliciously, highlighting Macbeth's active choice to embrace evil to fulfill his ambition. वो समकक्ष है मैकबेथ के, लेकिन जब थ्री विचेस ने कहा था कि बैंको तुम राजा नहीं बनोगे, तुम्हारे अपने वंश के लोग राजा बनेंगे, तो उसके अंदर कोई एम्बिशन नहीं आता, कोई बुरा काम नहीं करता. Now you see question number 23. Fair is foul and foul is fair is a statement that encapsulates the theme. जो कि उस थीम का खुलासा करता है. Fair is foul and foul is fair. इसका क्या मतलब among friends? Appearance versus reality. Yes, is the right answer. Appearance. Fair is foul. जो तुम्हारे लिए अच्छी है वो मेरे लिए बुरी है, जो मेरे लिए अच्छी है तुम्हारे लिए बुरी है. ये पूरा appearance and reality को ही दिखाता है. This chanted line by the witches in the very first scene sets to the tone for the entire play. It warns the audience that the things are not what they seem. What fair good like Macbeth's loyalty will become foul. Macbeth जो लॉयल्टी दिखाता है वही चीज क्या होता है, लॉयल नहीं रहता बल्कि वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनता है. क्वेश्चन नंबर 24 है, विच कैरेक्टर फ्लीज टू इंग्लैंड टू सीक हेल्प इन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन. कौन सा वह कैरेक्टर है जो भाग जाता है इंग्लैंड को टू सीक हेल्प इन ओवर थ्रोइंग मैकबेथ. मैकबेथ को डोनाल्बियन, मैलकॉम एंड मैकबेथ. हमें पता है जब किंग डंकन का मर्डर होता है तो किंग डंकन के मर्डर के बाद उसके दोनों बेटे मैलकॉम और मैकडफ चले जाते हैं वहां पे, इंग्लैंड चले जाते हैं और वहां से हेल्प वगैरह लेते हैं ओवरथ्रो करने के लिए. किसको ओवरथ्रो करने के लिए? मैकबेथ को ओवरथ्रो करने के लिए, उसको सिंहासन से उतारने के लिए. मैलकॉम जो कि राइटफुल एयर है फ्लीज टू इंग्लैंड फॉर हिज सेफ्टी. मैकडफ लेटर बाद में मैकडफ उसको जाके ज्वाइन करता है देयर टू प्लीड फॉर इंग्लिश मिलिट्री सपोर्ट. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. The central theme of Macbeth is the beauty of unrequited love, the dangers of unchecked ambition, the importance of family loyalty, the justice of feudal system. The dangers of unchecked ambition. Evil ambition तो रहा ही है, evil ambition. So, B is the right answer. The entire tragedy is driven by Macbeth and Lady Macbeth को द्वारा vaulting ambition. ये वर्ड जरूर ध्यान में रखिएगा. वाल्टिंग एम्बिशन और इविल एम्बिशन दोनों एक ही है. विच लीड्स देम टू मर्डर, जो उनको प्रेरित करता मर्डर करने के लिए, टायरनी अत्याचार करने के लिए. एंड देयर इवेंचुअल डिस्ट्रक्शन, बाद में उनका पतन भी होता है. इट सर्व्स एज अ पावरफुल वार्निंग अबाउट द करप्टिंग नेचर ऑफ एम्बिशन when it is divorced from morality. So you see these things. So I have done my job. Hope you all have enjoyed the session. Let me know कि how did you find the session, because अब इधर कुछ दिन मैं केवल शेक्सपियर पर ही बात करूँगा and it will be highly fruitful for everyone who are preparing for TGT, PGT या जो भी कर रहे होंगे तो उसमें उनके लिए होगा. I need your feedback. You can unmute or put message. We have Razia, Sabah, Rani ji, Mubashir ji, Neha, Zainab, Rama, Muhammad Aqib, Jalil. You can put message. Session is very interesting. Razia is writing. Zainab, nice session. Razia, nice session. Mubashir, nice session. Aqib, nice session. Sabah. Okay, thanks to all of you. Thanks giving for your precious time and listening me. Thanks. Meet you tomorrow.